गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। बच्चों, हम लोग अपना बीकॉम सेकेंड ईयर का इनकम टैक्स कंटिन्यू कर रहे थे। इसी में हम हाउस प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे थे। तो देखिए, आज हम हाउस प्रॉपर्टी के अपने इस लास्ट लेक्चर में इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है तो फिर उस कंडीशन में आप क्या करते हैं। आप मैक्सिमम 2 हाउस प्रॉपर्टीज़ को सेल्फ ऑक्यूपाइड अज्यूम करके उसका एनुअल वैल्यू निल कर सकते हैं, बट आफ्टर दैट यू हैव टू अज्यूम all other house properties as let out house properties and you have to value all of them house properties as let out house properties। ठीक है, तो let out house property की तरह बाकी सबका वैल्यूएशन किया जाता है ना। फिर हमने बात की कि अगर एक ही घर की हमने अलग अलग पोर्शंस बनाए हैं, जैसे हमने यूनिट्स कहा था, तो जिस पोर्शन में आप खुद रहते हैं जितने हिस्से में उतना हिस्सा सेल्फ ऑक्यूपाइड और बाकी का लेट आउट, और जो दोनों का टोटल होगा वो उस हाउस प्रॉपर्टी की टैक्सेबल इनकम होगी। तो बच्चों, देखिए इसके अंदर कुछ छोटे छोटे प्रोविजंस हैं जो आपको पता होने चाहिए। अनरियलाइज्ड रेंट, यानी कि जिसे हम बोलते हैं तो देखिए बच्चों, अनरियलाइज रेंट या न वसूल हुआ किराया, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। अनरियलाइज रेंट से क्या मतलब है, कभी आपका अगर कोई भी ऐसा रेंट रहा है जो कि आपको पिछले प्रीवियस ईयर्स में रियलाइज़ नहीं हो पाया और आपने उसको अनरियलाइज रेंट मानकर उसकी डिडक्शन दे दी थी, हम लेस कर देते हैं, है ना, क्रॉस एनुअल वैल्यू की कैलकुलेशन में। ठीक है, ये तो आपको पता होना चाहिए। अब तो आपने जब इसको वहाँ पर डिडक्शन दे दिया था और अब आपको फ्यूचर में, फ्यूचर से मतलब है मेरा भी जो करंट प्रीवियस ईयर है इसमें, या कभी भी किसी भी ईयर की कोई भी अनरियलाइज्ड रेंट या कोई भी ऐसी अनरियलाइज्ड इनकम है जो आपको अब रिसीव हो जाती है, तो फिर आपको अब उस पर टैक्स देना पड़ेगा, उसे आपके इनकम में इंक्लूड किया जाएगा, उस इनकम पर आपको टैक्स देना होगा, सिर्फ आपको उस पर 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस किया जाएगा। तो चाहे किसी भी ईयर का अनरियलाइज्ड रेंट हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है, सपोज़ कीजिए कि पहले मेरे पास एक हाउस प्रॉपर्टी थी, ठीक है, और मैं उसकी मालकिन थी, ओनर थी, और उस पर मुझे किसी से 40,000 रुपये का रेंट लेना ड्यू था, उसने मुझे नहीं दिया, मैंने अनरियलाइज्ड रेंट मानकर लिख दिया। फिर उसके बाद मैंने उस हाउस प्रॉपर्टी को सेल कर दिया, और अब मुझे सपोज़ कीजिए उस हाउस प्रॉपर्टी को सेल करने के भी 2-5 साल बाद ये पैसा वापस रियलाइज़ हो रहा है, तो फिर अब आप कहेंगे कि जब हाउस प्रॉपर्टी मेरी नहीं है तो फिर इस पर टैक्स देना ही नहीं बनता। नहीं, ऐसा नहीं है। जब आपके पास हाउस प्रॉपर्टी थी तो आपने उस पर अनरियलाइज्ड रेंट की छूट ली थी, अब आपको अगर वो पैसा वापस मिल रहा है तो फिर से आपको उस पैसे पर 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाएगा और बाकी पर आपको टैक्स देना होगा। तो ये ध्यान रखिए, और इसमें कोई लिमिट नहीं है, आपको टाइम बाउंड नहीं है। आप ये अनरियलाइज्ड रेंट किसी भी ईयर का हो, इट डजेंट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आपको मिलता है तो आपको टैक्स देना होगा। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, रिकवर्ड, है ना, जो भी आपका रेंट रिकवर हुआ है उसमें से आप माइनस कर देंगे 30% ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन। रिकवर्ड रेंट में से आप 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस कर देंगे, और जो भी होगा बैलेंस वो क्या होगा, आपकी टैक्सेबल हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में इंक्लूड होगा, अदर सोर्सेज में नहीं होगा, यही होगा हाउस प्रॉपर्टी में। क्लियर? ठीक है, एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन अनरियलाइज्ड रेंट से रिलेटेड था। दूसरा, नेगेटिव एनुअल वैल्यू, ऋणात्मक वार्षिक मूल्य। देखिए, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मेरा जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आया, ठीक है, उसमें से मैंने म्यूनिसिपल टैक्सेस लेस किए, तो म्यूनिसिपल टैक्सेस लेस करने के बाद हो सकता है कि मेरा एनुअल वैल्यू 0 ना आकर नेगेटिव आ जाए, या पॉजिटिव ना होकर नेगेटिव आ जाए। फिर उस नेगेटिव कंडीशन में अब आप कहेंगे कि भाई उस पर 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन दे। नेगेटिव का मतलब हम 0 से कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमें एसडी का 30% लेना है, सॉरी एनुअल वैल्यू का 30% लेना है। तो जब एनुअल वैल्यू ही 0 है तो फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन भी 0 हो गया। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन की रिबेट उस कंडीशन में भी दी जाएगी, और आपका जो भी एनुअल वैल्यू है, सपोज़ कीजिए, लेट अस सपोज आपका एनुअल वैल्यू था -20,000, ठीक है, फिर आपका इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन बनती है 30,000, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा,
आपकी जो टैक्सेबल इनकम होगी ना फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वो हो जाएगी -50,000। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मेरा एनुअल वैल्यू नेगेटिव है इसलिए मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन की रिबेट नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। तो ये 2 प्रोविज़न इम्पॉर्टेंट थे। इसमें एक प्रोविज़न और आता है बच्चों। क्या प्रोविज़न आता है? इसमें हमें अपने रेंट को ग्रॉस करना पड़ता है। एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें अगर आप किसी को भी रेंट की फॉर्म में 2,40,000 रुपये पर एनम से ज़्यादा रेंट पे कर रहे हैं, 2,40,000 रुपये से ज़्यादा का अगर कोई भी किराया आप चुका रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, अपने लैंडलॉर्ड को दे रहे हैं, तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा, आप उस पर TDS करेंगे। 10% से उस पर TDS होगा। TDS का मतलब होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। जहाँ से ये पैसा आ रहा है वहीं पर इसका टैक्स काट लिया जाता है और जो टैक्स काटने वाला पर्सन है वो उस टैक्स को गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा और बाकी का पैसा ही आपको दिया जाएगा। तो दैट इज़ TDS। TDS का मतलब क्या हुआ? टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, TDS। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। हिंदी में इसको बोला जाता है उद्गम स्थान पर कर की कटौती। उद्गम स्थान पर कर की कटौती। तो क्या कंडीशन हो गई इसकी? देखिए, इस कंडीशन को हम शॉर्ट में यहाँ पर लिख लेते हैं। ये बच्चों, ग्रॉसिंग अपॉन रेंट रिसीव्ड, प्राप्त किराए को सकल बनाना। तो इसमें क्या कंडीशन है? अगर आप रेंट की फॉर्म में 2,40,000 रुपये पर एनम या उससे ज़्यादा का पेमेंट करते हैं तो ही इस पर TDS होगा। तो फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई? ग्रॉस अमाउंट ऑफ रेंट 2,40,000 रुपये और मोर पर एनम। पूरे साल में आप 2,40,000 या उससे ज़्यादा का किराया चुका रहे हैं। ठीक है, तो इस पर कितना TDS होगा? 10% TDS बाय टेनेंट। टेनेंट ही लिख दूँ, जो किराया चुकाता है टेनेंट है, किराएदार। तो अगर आप किसी को भी 2,40,000 रुपये से ज़्यादा का किराया चुका रहे हैं तो उस पर 10% TDS टैक्स डिडक्शन एट सोर्स होगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बच्चों, जब हम इनकम में इंक्लूड करेंगे ना इस रेंट को, हमारी जो टैक्सेबल इनकम है, तो उसमें हम हमेशा ग्रॉस अमाउंट इंक्लूड करते हैं। यानी अगर आपने किसी में से टैक्स लेस किया हुआ है, TDS है, तो आप उसे फिर से ऐड कर देते हैं क्योंकि टैक्स की कैलकुलेशन हमेशा लास्ट में की जाती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है? अगर आपको रेंट रिसीव्ड दिया हुआ है और आपको दिख रहा है कि अमाउंट ज़्यादा है, इस पर TDS है, तो आपको उसको ग्रॉसअप करना पड़ेगा। तो उसको ग्रॉसअप करने के लिए आप क्या करेंगे बच्चों? रेंट रिसीव्ड यानी प्राप्त किराया इंटू 100/90। अगर अकाउंट में क्रेडिट हुआ है तो रेंट क्रेडिटेड भी लिख सकते हैं आप इसे, इंटू 100/90, है ना। नीचे 10% कम था, ये 90 के इक्विवेलेंट था, तो 100 के इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? इस तरह से करके आप इसको ग्रॉसअप करेंगे। फिर इसके बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, जैसे कि अगर ये रेंट देने वाली आपको कोई भी कंपनी है या कोई भी पार्टनरशिप फर्म है तो फिर वो कंपलसरीली इस पर TDS करेगी। कंपनी हो या पार्टनरशिप फर्म हो, अगर वो आपको 2,40,000 से ज़्यादा का किराया चुका रही है तो फिर वो आपकी उद्गम स्थान पर कर की कटौती ज़रूर करेगी। वो TDS करके ही आपको पे करेगी क्योंकि वो तो सीधा सीधा टैक्स आगे गवर्नमेंट को पे करेंगी, वो तो फर्म्स हैं, कॉरपोरेट्स हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा रेंट देने वाला कोई इंडिविजुअल है या HUF है, कोई व्यष्टि या फिर कोई हिंदू अविभाजित परिवार है, तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या होगा? वो TDS तभी करेगा जब वो सेक्शन 44A के तहत ऑडिट के लिए लायबल हो। मतलब सेक्शन 44A के अकॉर्डिंग ऑडिट के लिए लायबल होने का क्या मतलब हुआ यहाँ पर? यानी कि अभी हमारा प्रीवियस ईयर हम 19-20 के लिए स्टडी कर रहे हैं, तो पिछले प्रीवियस ईयर में यानी कि 18-19 में अगर उसका जो एनुअल ग्रॉस टर्नओवर है वो 1 करोड़ रुपए से
ज़्यादा हो, या फिर अगर उसके प्रोफेशन से कोई इनकम है तो वो 50 लाख रुपीज़ से ज़्यादा हो, तो फिर उस कंडीशन में उस पर सेक्शन 44A एप्लीकेबल होगी और वो अपने अकाउंट्स की कंपल्सरी ऑडिट के लिए लायबल होगा। ठीक है, अगर इस तरह की कैटेगरी में वो आता है तो फिर वो आपको 10% TDS करके ही अमाउंट पे करेगा। कौन? इंडिविजुअल और HUF। नहीं तो अगर एक मतलब नॉर्मल कंडीशंस में अगर हम देखें, एक सिंपल सा व्यक्ति है या फिर एक परिवार है, तो उसके लिए TDS करने का कोई मतलब ही नहीं है। वो तो खुद एक इंडिविजुअल की तरह अपने इनकम पर टैक्स देता है ना, और उसको इस खर्चे की तो कोई छूट मिलती नहीं है, तो उसके लिए TDS करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो जो रजिस्टर्ड फॉर्म्स होती हैं या जो रजिस्टर्ड इंडिविजुअल HUF हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं वही TDS करेंगे और वहीं आपको ग्रॉस अप करने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आपको कोई भी इंडिविजुअल या HUF 2,40,000 2,40,000 से ज़्यादा का पेमेंट कर रहा है एनुअली रेंट के रूप में, तो फिर उस पर सेक्शन 44A भी एप्लीकेबल होनी चाहिए, यानी कि उसके अकाउंट्स का कंपल्सरीली ऑडिट होना ज़रूरी होगा, तो ही वो आपका TDS करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। कौन सी सेक्शन? सेक्शन 44AB। क्लियर? तो इस तरह से हम इसे ग्रॉस करेंगे। इसमें एक पॉइंट और है बच्चों, अगर कोई भी इंडिविजुअल या HUF है और वो 50,000 रुपये पर मंथ या मंथ के किसी भी पार्ट के लिए 50,000 रुपये पर मंथ का रेंट पे कर रहा है, ठीक है, तो फिर उस कंडीशन में चाहे उस पर सेक्शन 44AB एप्लीकेबल होती हो या नहीं होती हो, वो आपको जो भी रेंट पे कर रहा है उसका 5% TDS करेगा। ठीक है, कितना परसेंट? 5% TDS करेगा। तो वहाँ पर हम क्रॉसअप करने के लिए कितना कर देंगे? जो भी रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल होगा इंटू 100/95 कर देंगे, है ना। 5% TDS है तो 95 के इक्विवेलेंट होगा वो, तो वहाँ उसे 95 कर दिया जाएगा। फिर इसमें एक बात और आपने देखनी है कि अगर सपोज़ कीजिए इस अमाउंट में आपका कोई GST या कोई टैक्सेस इंक्लूड हैं, तो आप उसे हटा देंगे, उसे लेस कर देंगे और फिर जो बैलेंस अमाउंट है कि उस अमाउंट को ही क्रॉस किया जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इस पर बेस्ड हम एक प्रॉब्लम लेते हैं। देखिए प्रॉब्लम, देखिए क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि मिस्टर मोहन, ठीक है, उन्होंने हैज़ लेट आउट अ हाउस ऑफ विच द म्यूनिसिपल वैल्यूएशन इज़ ₹12 lakhs। इसका म्यूनिसिपल वैल्यूएशन 12 लाख था, इसे इन्होंने क्या किया? लेट आउट किया। He received a rent of ₹10,26,000 on 25 September 2019। उन्होंने कितना रेंट रिसीव किया? 10,26,000 रुपीज़। ठीक है, प्रीवियस ईयर में रिसीव किया, रेंट रिसीव्ड है। और देखिए अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो साफ दिख रहा है कि ये 12,40,000 की लिमिट से ऊपर लगभग जा रहा है ना। रेंट रिसीव्ड है तो DDS होगा इसके ऊपर डेफिनेटली। फाइंड आउट द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस। इफ म्यूनिसिपल टैक्सेस आर 10%, रेंट हैज़ बीन रिसीव्ड ओनली फॉर 10 months एंड आउटस्टैंडिंग फॉर 2 months। जबकि इसमें आपका रेंट कितना रिसीव हुआ है? आपको केवल 10 months का रिसीव हुआ है, ठीक है, और 2 months का भी क्या है? आउटस्टैंडिंग है। अब इसमें उसने हमें 3 कंडीशंस दी हैं। इफ़ रेंट इज़ रिसीव फ्रॉम अ कंपनी, अगर एक कंपनी से आपको रेंट रिसीव हुआ है तो क्या होगा? कंपनी से रेंट रिसीव होने की स्थिति में उस पर TDS डेफिनेटली होगा 10% से, है ना। ये कैसे होगा ये सॉल्व? तो सबसे पहले एक कंडीशन लें कि अगर हमें रेंट किससे रिसीव हुआ है? रेंट रिसीव फ्रॉम अ कंपनी। कंपनी को स्पेसिफाई करने से क्या फ़र्क पड़ा? हमें समझ आ जाना चाहिए कि इस पर 10% TDS हुआ होगा, ठीक है। तो देखिए हमारा म्यूनिसिपल वैल्यूएशन और रेंट रिसीवेबल दोनों में से कौन सा ज़्यादा है? म्यूनिसिपल वैल्यूएशन कितना दिया हुआ है हमें? 12 लाख रुपये। बच्चों लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन का तरीका चेंज नहीं होगा, वो तो वही रहेगा म्यूनिसिपल वैल्यूएशन। और दूसरा हम लेते हैं रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, है ना। तो देखिए हमें रेंट दिया है उसने 10,26,000 का, और हमें समझ आता है कि इस पर 10% TDS हुआ होगा, ठीक है। तो ये मैंने पहले ग्रॉस किया अमाउंट, फिर उसके बाद मुझे पता है कि अमाउंट कितने मंथ्स का है। ये अमाउंट तो सिर्फ 10 मंथ्स का है। मैं इसको 12 पे कन्वर्ट करूँ, क्योंकि यहाँ तो मुझे रेंट पूरे 12 मंथ्स का लेना है, तो 12 मंथ्स के लिए इंटू 12/10, है ना। ये 10 मंथ्स के इक्विवेलेंट था, तो इसे कर दीजिए। अब कितना आ रहा है हमारा? 13,68,000। हमारा क्या था? म्यूनिसिपल वैल्यूएशन और रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल, दोनों में से जो भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो दोनों में से ज़्यादा कौन सा है? 13,68,000 रुपये।
ये हमारा क्या आ गया, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। फिर इस ग्रॉस एनुअल वैल्यू में हम क्या करें, 10% उसने हमें म्यूनिसिपल टैक्सेस दिए हैं, तो उसमें से लेस कर दीजिए म्यूनिसिपल टैक्सेस। म्यूनिसिपल वैल्यूशन 12 लाख था, तो 12 लाख का 10%, दैट इज 1,20,000 रुपये। इसे हमने लेस कर दिया और अब हमारा आ जाएगा 1,48,000 रुपये। ठीक है, तो जब एक कंपनी थी हमें रेंट पेयर, तो उस कंडीशन में हमारा वैल्यूशन ये होगा, ये हो गया हमारा एनुअल वैल्यू। क्लियर? ठीक है, हमारा म्यूनिसिपल वैल्यूशन जो भी था, रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल, ये हमें 10 मंथ्स का दिया था, तो पहले तो हमने रिसीव्ड था तो हमने इसको ग्रॉसअप किया, तो ग्रॉसअप करके, क्योंकि ये सिर्फ 10 मंथ्स का है, ध्यान से देखिए, तो 10 मंथ्स का ही अगर ये है तो रिसीव्ड में ही हमारा 1 लाख रुपये से ज़्यादा आ रहा है ज़्यादा। हमने तो 2,40,000 के ऊपर की बात की थी, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस पर TDS रहा ही होगा डेफिनेटली, है ना, बहुत ज़्यादा है उससे तो ये अमाउंट। फिर इसको हमने 12 पर कन्वर्ट कर लिया, 10 मंथ्स के लिए इतना था, तो 12 के लिए मल्टीप्लाइड बाय 12 हो गया। दोनों में से जो भी ज़्यादा था हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गया। फिर इसमें से हमने म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस किए, तो हमारा एनुअल वैल्यू आ गया। ठीक है, ये हमारा कंडीशन कौन सी थी, जब हमें ये रेंट कंपनी से रिसीव हुआ। अब सेकेंड कंडीशन में हमसे क्या कहा जा रहा है, इफ़ रेंट इज रिसीव्ड फ्रॉम एन इंडिविजुअल हु इज़ लायबल टू गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड। अगर हमें ये पैसा किसी ऐसे पर्सन से मिल रहा है जिसके लिए कि अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाना कंपलसरी है ना, जिसके लिए बही खातों का अंकेक्षण अनिवार्य है, तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में भी सेम बात है, बी कंडीशन में भी सेम होगा। जस्ट बिकॉज मैंने आपसे बात की थी, फर्म और कंपनी के लिए तो कंपलसरी है ही 10% TDS, लेकिन एक इंडिविजुअल की कंडीशन में या एक HUF की कंडीशन में अगर उसके अकाउंट्स की ऑडिटिंग कंपलसरी है, ज़रूरी है, उस पर सेक्शन 44A भी एप्लीकेबल होती है, तो फिर उस कंडीशन में उसका भी सेम यही होगा। इसका मतलब है उसने भी हमारा 10% TDS डिडक्ट किया होगा। तो हमने इसको पहले ग्रॉस किया, ग्रॉस करके इसको 12 मंथ्स पे कन्वर्ट किया और फिर सेम प्रोसीजर फॉलो कर दिया। ओके, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन सी पॉइंट को ज़रा ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है आपसे, इफ़ रेंट इज रिसीव्ड फ्रॉम एन इंडिविजुअल हु इज़ नॉट लायबल टू गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड। ठीक है, अगर एक किराया ऐसे व्यक्ति से प्राप्त किया जाता है जो अपने बही खातों का अंकेक्षण करवाने के लिए दायी नहीं है, तो फिर क्या फ़र्क पड़ जाएगा, उस कंडीशन में फ़र्क ये पड़ जाएगा बच्चों कि यहाँ पर जो TDS है वो 10% ना होकर 5% हो जाएगा। क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा कि अगर कोई भी इंडिविजुअल 50,000 पर मंथ से, है ना, या मंथ के किसी भी पार्ट के लिए रेंट पे करता है, तो फिर इस कंडीशन में 5% TDS होगा। तो 50,000 का मतलब कितना हो गया, अगर आप 12 महीने का 50,000 कैलकुलेट करते हैं तो भी 6 होता है, ये तो 10 मंथ्स का ही है, और फिर अमाउंट कितना है 10,26,000। तो ऑब्वियसली आपको पता लग रहा है कि इसमें भी TDS हुआ है, तो हम क्या करें, इसको अब 100/90 ना करके 100/95 से ग्रॉसअप कर देंगे, है ना। तो देखिए इसमें कितना फ़र्क आएगा, यहाँ पर जो मैंने यहाँ लिखा ना रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल, यहाँ पर फ़र्क आ जाएगा। म्यूनिसिपल वैल्यूशन सेम रहेगा। हमारा रेंट कितना रिसीव किया था बच्चों, हमने रेंट रिसीव किया है 10,26,000। इसको हमने 100/95 से ग्रॉसअप किया और फिर इसको 12 मंथ्स पे कन्वर्ट, 12/10, बस इतना सा डिफरेंस आना है। इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या आ रहा है यहाँ पे 12,96,000। दोनों में से ज़्यादा कौन सा है, 12,96,000। ठीक है, इसमें से 10% म्यूनिसिपल टैक्सेस 1,20,000 लेस कर दिए, तो मेरा अमाउंट कितना हो गया, ये हो गया है 11,76,000। ये मेरा एनुअल वैल्यू हो गया। तो देखिए कंपनी की सिचुएशन में एनुअल वैल्यू ज़्यादा था और इंडिविजुअल की कंडीशन में कम हो गया, फ़र्क पड़ गया क्योंकि इनके TDS में फ़र्क है। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से अब आपका हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीट हुआ। अब आप इसे अपने लेवल पे कंप्लीट कीजिए। सारे फंडामेंटल्स हमने इसके सारे देख लिए हैं, विद क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स के साथ हमने इसे पूरा किया है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको इसके सारे एग्जाम्पल्स थॉरोली करने हैं, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, सारे क्वेश्चंस जितने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं सब आपको सॉल्व करने हैं। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसे मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं कि आपको किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, ध्यान क्या रखना है आपको,
सेल्फ ऑक्यूपाइड का एनुअल वैल्यू 0 होता है। सेल्फ ऑक्यूपाइड पे इंटरेस्ट ऑन लोन की लिमिट होती है ना, लेकिन लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी का एनुअल वैल्यू 0 नहीं होता है। आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है और उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन की कोई लिमिट नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। जो आप सेल्फ ऑक्यूपाइड में लगाते हैं वही लिमिट्स 30,000 और 2 लाख की बच्चे लेट आउट में लगाने लगते हैं। हमने वो नहीं करना है। फिर तीसरा, अगर आपने पूरे साल में एक दिन भी अगर आपने उस हाउस को लेट आउट कर दिया, रेंट पे दे दिया, तो फिर उसका वैल्यूएशन लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी की तरह ही किया जाएगा। अगर आपके कोई रिलेटिव हैं, कोई भी आपके काम करने वाले लोग हैं, बिज़नेस की मैं बात नहीं कर रही हूँ, बिज़नेस एंड प्रोफेशन से अदर कोई भी अगर उस घर में आके रहता है और वैसे फ्री में भी रह रहा है कोई पर्सन, तो भी उसे हम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी ही मानेंगे और उसी तरह से उस पर वैल्यूएशन किया जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस जो है जिनकी छूट आपको दी जा सकती है, जिनका एनुअल वैल्यू 0 एज्यूम किया जा सकता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किन 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानकर वैल्यूएशन करेंगे और बाकी को लेट आउट मानकर करेंगे। और अगर एक ही घर के 2, 3, 4 हिस्से कर दिए जाते हैं, तो जिस हिस्से में आप खुद रहते हैं उस हिस्से को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे, बाकी को लेट आउट मानकर उसका वैल्यूएशन करेंगे और लास्ट में उन दोनों का टोटल लगा देंगे, तो आपकी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, आई होप आपको हाउस प्रॉपर्टी समझ आया। और एक चीज़ और इसमें कि आप म्यूनिसिपल टैक्सेस तभी पे करते हैं जब इनका एक्चुअल में पेमेंट हो जाता है, यानी कि इसको आपको पेमेंट के बेसिस पर लेस करना है। मैंने आपसे बात की थी, तो इस तरीके से आप इस चैप्टर को कंप्लीट कीजिए। जो मेन पॉइंट्स थे सब आपको, जितना आप क्वेश्चंस करेंगे उसी से आपको ये पॉइंट्स और ज़्यादा क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट चैप्टर में अपना स्टडी करेंगे बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। हम देखेंगे कि उसमें किस किस तरह से व्यापार, कौन कौन से व्यापार से होने वाली आय इसमें शामिल की जाती हैं, किस किस तरह से उस पर क्या कुछ एक्सपेंसेस हैं जिन्हें हम अलाउ करते हैं, लेस करते हैं, कौन से एक्सपेंसेस हैं जिनकी छूट हम यहाँ पर नहीं देते, क्योंकि अकाउंटिंग इनकम में और टैक्सेबल इनकम में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो उस डिफरेंस को हम इस चैप्टर में स्टडी कर पाएंगे। तो आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए बच्चों, देन फर्दर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।